सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा स्कैम हुआ था जिसमें नकली कागज़ बेचकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है। और सबसे हैरानी की बात, ये सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता रहा। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स, हर जगह नकली स्टैम्प पेपर्स पहुंच चुके थे और किसी को पता भी नहीं चला। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में से एक ऐसे आदमी की जिसने सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और पूरे देश को हिला दिया। उस आदमी ने स्कैम किया, अब्दुल करीम तेलगी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क फाइल्स पेज में। डार्क फाइल्स लेकर आता है इंडिया के रियल स्कैम्स, रियल मिस्ट्रीज़ और असली इंसिडेंट्स जो सिर्फ कहानी नहीं एक सबक भी होते हैं। जो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। 1990 के आसपास इंडिया में हर लीगल डॉक्यूमेंट के लिए स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती थी। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, एग्रीमेंट बनाना हो या कोर्ट का कोई काम, स्टैम्प पेपर के बिना काम नहीं चलता था। इसी सिस्टम को एक आदमी ने अपना बिजनेस बना लिया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटका में हुआ था। शुरू में वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने छोटे छोटे काम किए और बाद में मुंबई पहुंच गया। वही उसने देखा कि स्टैम्प पेपर का बिज़नेस बहुत बड़ा है, लेकिन उसने असली बिज़नेस नहीं चुना, उसने चुना नकली स्टैम्प पेपर्स का बिज़नेस। अब सवाल ये है, नकली स्टैम्प पेपर बनाना इतना आसान कैसे था? यही से शुरू होता है इस स्कैम का सबसे डेंजरस हिस्सा। सिर्फ कागज़ छाप देना काफ़ी नहीं था, उसके लिए ओरिजिनल जैसी प्रिंटिंग मशीन्स, स्पेशल लिंक्स, सिक्योरिटी फीचर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए था। और धीरे धीरे तेलगी ने यह सब अरेंज कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सिस्टम के अंदर के लोगों से मदद ली, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसके बाद नकली स्टैम्प पेपर्स देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचने लगे। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ नकली था, इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? और जब पुलिस को पहली बार शक हुआ तो उन्हें ऐसा क्या मिला जिससे पूरा देश को हिला दिया? अब तक अब्दुल करीम तेलगी सिर्फ एक नाम था, लेकिन धीरे धीरे वो एक पूरा नेटवर्क बन चुका था। ये स्कैम सिर्फ एक आदमी का नहीं था, इसके पीछे कई लोगों की मदद होने के आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नकली स्टैम्प पेपर्स को असली जैसे दिखाने के लिए स्पेशल प्रिंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। इंक भी वैसी, पेपर भी वैसा और डिज़ाइन भी लगभग असली जैसा। इसी वजह से आम इंसान तो क्या, कई ऑफिसेज भी पहचान नहीं पाते थे कि उनके हाथ में जो स्टैम्प पेपर है वो नकली है। अब सोचो, अगर कोई प्रॉपर्टी डील हो, कोर्ट का डॉक्यूमेंट हो या इंश्योरेंस का एग्रीमेंट हो और उसमें इस्तेमाल हुआ स्टैम्प पेपर ही फेक निकले तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यही वजह थी कि यह स्कैम धीरे धीरे कई राज्यों तक फैल गया। हर दिन लाखों रुपए के फेक स्टैम्प पेपर्स मार्केट्स में पहुंच रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब इतने बड़े लेवल पर चल रहा है। लेकिन स्कैम हर जगह की तरह इसमें भी एक गलती हुई, और वही गलती तेलगी की सबसे बड़ी महंगी हुई। पुलिस को कुछ जगहों से फेक स्टैम्प पेपर्स की कंप्लेंट्स मिली शुरू हुई। पहले सबको लगा ये छोटा सा फॉर्जरी केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस भी हैरान रह गई। एक दो नहीं, हज़ारों फेक स्टैम्प पेपर्स बरामद होने लगे। फिर रेड्स हुई, गोडाउन्स मिले, प्रिंटिंग का सामान मिला, और धीरे धीरे ये साफ़ होने लगा कि ये कोई छोटा फ्रॉड नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था। इन्वेस्टिगेशन ने जब पैसे का ट्रेल फॉलो किया तो उन्हें कोई कनेक्शंस मिले। इसी दौरान कई लोगों पर जांच हुई और कुछ पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों ने भी सामने आए जिस पर मदद करने का आरोप लगे। जैसे जैसे केस बड़ा होता गया, पूरे देश की नज़र इस इन्वेस्टिगेशन पर टिक गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर इस स्कैम की असली वैल्यू कितनी थी और अब्दुल करीम तेलगी का अंजाम क्या हुआ? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस स्कैम का असली साइज सामने आने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में इस स्कैम की वैल्यू का अलग अलग एस्टीमेट सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में ये अमाउंट हज़ारों करोड़ रुपए बताए गए।
इसी वजह से इसे इंडिया का सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में से एक माना जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई जगहों पर रेड्स हुई, फेक स्टैम्प पेपर्स, प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स और कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कई लोगों को पूछताछ की। केस इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा गया? जवाब था हाँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद तेलगी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में उसके खिलाफ कई केस चले और बाद में उसे फॉर्जरी और फ्रॉड से जुड़े हुए कई मामलों में दोषी ठहराया गया। ये केस सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी का नहीं था, बल्कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक वार्निंग थी। इस स्कैम के बाद स्टैम्प पेपर सिस्टम में कई बदलाव किए गए, सिक्योरिटी फीचर्स को मजबूत बनाया गया। कई राज्यों में ई स्टैंपिंग जैसे सिस्टम्स को बढ़ावा दिया गया ताकि नकली स्टैम्प पेपर्स का रिस्क कम हो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? स्कैम हमेशा टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होते। कई बार सिस्टम की कमजोरी और लोगों की लापरवाही स्कैमर्स को मौका दे देती है। जब वेरिफिकेशन कम हो और भरोसा ज़्यादा, तो फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है। अब्दुल करीम तेलगी का नाम आज भी इंडिया के सबसे बड़े स्कैम केसेस में लिया जाता है और यह केस हमें याद दिलाता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी भी ऑफिशियल प्रोसेस में वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आपको आज की ये फाइल इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आप अगला कौन सा इंडिया स्कैम या मिस्ट्री देखना चाहेंगे। और अगर आप इंडिया का रियल स्कैम्स, रियल मिस्ट्रीज़ देखना चाहते हैं तो डार्क फाइल्स को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली फाइल के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी का एक सच होता है और सच को समझना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जय हिंद दोस्तों।